नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका खैर मक़दम है। हाज़िर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन, वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर, प्रमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक। आप सबके हर दिल अजीज़ जनाब हकीम सुलेमान खान तूर साहब रौनक बज़्म भी हैं और उनका पुरतपा खैर मक़दम करते हैं। तमाम नाज़रीन की तरफ से हमारी पूरी टीम की जानिब से भी आपका वालेहाना इस्तक़बाल है। हकीम साहब सुबह खैर। एक छोटा सा किस्सा नाज़रीन और उसके बाद इंशाअल्लाह हकीम साहब का खूबसूरत कलाम। 3 दोस्त घूमने फिरने की गरज से मुल्क से बाहर जाते हैं। एक 75 मंजिला इमारत में उनका क़याम होता है और इत्तेफाक से उन्हें जो कमरा मिलता है वो भी 75वीं मंजिल पर होता है। इंतज़ामिया की तरफ से उन्हें बावर करा दिया जाता है कि देखिए हमारे जो निज़ाम है हमारे मुल्क का वो आपके मुल्क से थोड़ा मुख्तलिफ है। अव्वल तो आपको जब यहाँ से आप बाहर जाएं तो कमरे की चाबी इस्तकबालिया पर जमा करनी होगी, रिसेप्शन में जमा करनी होगी। दूसरे 10 बजे के बाद लिफ्ट के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, लिहाजा आप इस बात को यकीनी बनाएं कि आप 10 बजे से पहले आ जाएं ताकि आप लिफ्ट के जरिए अपने कमरे तक पहुंच सकें। बसूरत दीगर आपको सीढ़ियों का सहारा लेना पड़ेगा। समझ जाते हैं तीनों। पहले दिन घूम फिर कर वो वक्त मुकर्ररा से पहले 10 से पहले आ जाते हैं। अगले दिन उन्हें देर हो जाती है। 10:05 पर जब वो रिसेप्शन में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां लिफ्ट का दरवाजा बंद हो चुका था। खैर तीनों ने बड़ी हसरत और याद से सीढ़ियों की तरफ देखा कि अब यही उनके कमरे तक ले जाने का वाहिद सहारा था। एक दोस्त ने कहा कि देखो अब कुछ भी करें, करना तो हमें पहुंचना तो है अपने कमरे तक, अब इन सीढ़ियों के सिवा कोई चारा कार नहीं है। ऐसा करते हैं कि हम तीनों 25-25 मंजिल तक कोई ना कोई किस्सा सुनाते हैं। पहले मेरी बारी है, मैं सुनाता हूँ तुमको कुछ हंसी दिल लगी के हल्के फुल्के से मज़ाहिया किस्से, और इस तरह 25 फ्लोर तक जो है वो हमारा सफ़र बआसानी कट जाएगा और हमें थकन का या बेजारी का एहसास नहीं होगा। मान लेते हैं ठीक है, पहला दोस्त जो है वो हल्के फुल्के मज़ाहिया किस्से सुनाता है। 25वें फ्लोर पर जब आता है तो दूसरा दोस्त कहता है कि चलो अब मेरी बारी है, मैं तुम्हें थोड़ी सी संजीदा और ज़िंदगी के हक़ाइक़ पर मबनी किस्से सुनाता हूँ। वो भी 50वीं मंजिल तक अपने जो है वो किस्से सुनाता रहा। 50 मंजिलें तय हो गई। तीसरे दोस्त की बारी आई। उसने कहा कि मैं तुम्हें कुछ गमगीन और दुख भरे किस्से सुनाता हूँ। उसने भी इसी तरह जो है वो 25वें फ्लोर तक यानी 75वीं मंजिल तक तमाम वाक़यात सुना दिए। 75वीं मंजिल पर जब वो पहुंचे तीनों तो उसने कहा कि अब एक दुख भरा किस्सा हमारी ज़िंदगी का ये है कि मैं कमरे की चाबी जो है वो रिसेप्शन पे छोड़ आया हूँ, इस्तकबालिया पर छोड़ आया हूँ। ये सुनकर तीनों गशी के मारे गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। तो ये तो बज़ाहिर एक छोटा सा किस्सा है नाज़रीन, लेकिन इसमें जो सबक पोशीदा है वो ये है कि अगर इस किस्से के तनाजुर में हम अपनी ज़िंदगी को देखें तो कुछ ऐसी ही हमारी भी ज़िंदगी है। बचपन का ज़माना हम हंस खेल कर गुजार देते हैं। इसी तरह 25 साल के बाद, जवानी के बाद, जब हम ये देखते हैं कि हम उस उम्र में दाखिल होते हैं जहाँ ज़िंदगी के संजीदा हक़ाइक़ हमारे सामने होते हैं, ज़िंदगी की तल्ख़ हक़ीक़तें हमारे सामने होती हैं। एक आपाधापी की ज़िंदगी होती है, एक मुकाबला आराई की ज़िंदगी होती है, और ये 25 साल भी गुजर जाते हैं। उसके बाद जो ज़िंदगी का दौरानिया आता है वो मरहला जब बहुत सारे दुख दर्द भी होते हैं, ज़िंदगी की तल्ख़ हक़ीक़तें भी होती हैं, लोगों से मिलने वाली पशेमानियाँ भी होती हैं, दुख दर्द भी होते हैं, तलखियाँ भी होती हैं, बीमारियाँ भी होती हैं। तो ये दौर जब ज़िंदगी का गुजरता है और हम दुनिया को अलविदा कहने का वक्त आता है तो हसरत व यास में यही आलम होता है इंसान का कि वो ये सोचता है कि जो हमारी अबदी क़यामगाह है उसकी चाबी यानी जन्नत की चाबी तो हम दुनिया में ही भूल आए हैं। लेकिन ऐसा सबके साथ नहीं होता है। बहुत सारी दुनिया में ऐसे लोग भी हैं, अच्छे लोग भी हैं जो एक बामकसद ज़िंदगी गुजारते हैं, तमानियत नफ्स के साथ, खुशी के साथ। वो जिस फ्लोर पर भी जाएं चाबी उनके पास उनकी जेब में होती है। तो ये तो एक छोटा सा किस्सा था। हम चलते हैं हकीम साहब के पास और उनका इजहार ख्याल लेते हैं। जी हकीम साहब पेश कर रहा हूँ। मतलब इरशाद आली। नूर उतरा है अभी साकी मेरे जाम में आज। नूर उतरा है अभी साकी मेरे जाम में आज, कितनी तस्कीन है अब गर्दिश अय्याम में आज। वाह, कितनी तस्कीन है अब गर्दिश अय्याम में आज। आज मैं शेखो बरहमन की तरफ आया हूँ, आज मैं शेखो बरहमन की तरफ आया हूँ। खूब सरगोशियाँ हो जाएंगी असनाम में आज। क्या कहने, खूब सरगोशियाँ हो जाएंगी असनाम में आज। बहुत खूबसूरत हकीम साहब। शुक्रिया।
ان کی تذلیل کا انداز جدا گانا ہے. ان کی تذلیل کا انداز جدا گانا ہے. لطف آیا ہے بہت لذت دشنام میں آج. لطف آیا ہے بہت لذت دشنام میں آج. اور کامیابی کا میری جشن کا دن ہے لیکن کامیابی کے میری جشن کا دن ہے لیکن میں ہی مصروف رہا حسرت ناکام میں آج. میں ہی مصروف رہا حسرت ناکام میں آج. اور مقطع کا شعر کہ میں تو کم دام میں بکنے کو تھا راضی ہے دور. میں تو کم دام میں بکنے کو تھا راضی ہے دور. کر دیا تم نے اضافہ کیوں میرے دام میں آج. کر دیا تم نے اضافہ کیوں میرے دام میں آج. نور اترا ہے ابھی ساتھی میرے جام میں آج. بہت شکریہ. بہت خوب حکیم صاحب. دوسرا شعر جس میں آپ نے وہ شیخ برہمن کا ذکر کیا وہ بہت خوبصورت تھا اور آپ کا مقطع یہ بھی بہت خوبصورت تھا. 2 کالرز ہیں. اس گفتگو کو ہم یہاں پر تھوڑا سا سمیٹ لیتے ہیں. حالانکہ دل تو بھرا نہیں اور ایک سوال بھی ہے ذہن میں آپ کی غزل کے تعلق سے. موقع ملا تو انشاءاللہ ہم درمیان میں آپ سے پوچھیں گے. حسنہ صاحبہ استقبال ہے آپ کا. فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ٹی وی کا والیوم میوٹ کر دیجئے حسنہ صاحبہ. سوال بتائیے. کر دیجیے. ہاں حکیم صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. مقرر السلام. میرا 2 سوال ہے. میری چھوٹی بہن ہے نا شبانہ, اس کے پیٹ میں چھوٹا سا ٹیومر ہے تو اس کا علاج بہت دن سے ہو رہا ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہو جانے کے بعد بچہ ہوگا. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے باوجود بھی کونڈے کا گوند اور اس سب گول کے بھوسی دودھ میں ملا کر پی سکتی ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے. ہیلو جی بات جاری رکھیے. ایک چھوٹی سی بات بتائیے, ان کو جو ٹیومر ہے یہ پیٹ میں ہے یا بچے دانی میں ہے؟ بچے دانی میں ہے. ٹھیک ہے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے باوجود گوندے کا گوند اور اس کا گوند کا بھوسی دودھ میں ملا کر کھا سکتی ہے. ٹھیک ہے. دوسرا سوال. دوسرا یہ ہے کہ میرے بھائی ہے سمیر, جس کے بارے میں پہلے ہم نے بات کر چکے ہیں. حکیم صاحب کو بولے تھے کہ حکیم صاحب کو بات اتنا اچھا لگتا ہے کہ ہر صبح ہم کو انتظار رہتا ہے. ٹی وی کھول کے ہم لوگ بیٹھ جاتے ہیں کہ حکیم صاحب آئیں گے. ایک ٹی وی کے تو ذریعہ ہے جو آپ سے بات ہو سکتی ہے اور آپ کو دیکھ سکتے ہیں, ورنہ آپ جہاں کھولیں گے آپ کو. بھائی کا نا گاڑی میں اور گول جیسے کہ وہاں کا بال اڑ گیا ہے. گول جیسا بال اڑ گیا تھا. ایسا نہیں ہوتا ہے کوئی ویسی جیسا منی ہو گیا ہے. اور جہاں کا داڑھی اس کا مطلب کہ ختم ہو گیا ہے. یہی پوچھنا تھا حکیم صاحب میرے بھائی بہن کے لیے دعا کر دیجیے گا. اور میری بہن جو ہے دیوی سب ہے اس کے گلے کا تو گانڈ بڑھتے جاتا ہے. پتہ نہیں کیا ہوگا, بہت فکر لگی رہتی ہے. اس کے بارے میں بھی یہی پوچھ رہے ہیں. اچھا ہو جاتی تو بہت اچھا ہوتا. بہتر. ہلو جی حکیم صاحب. دیکھیے جن کو اووریج میں پرابلم ہے وہ گوند لے سکتے ہیں, لیکن دودھ کے یا اس گول کی بھوسی کے ساتھ نہ لیں. 1 چٹکی گوند چلگوزہ کھائے اور 1 چٹکی کھانے کا سوڈا پانی میں ملا کے اس پانی سے کھایا کریں. روزانہ کم از کم 1 بار, زیادہ سے زیادہ 2 بار. کھانے کے بعد کھانا بہتر ہے. تو یہ ان کا علاج کریں. اور جن کی داڑھی کے بال چلے گئے ہیں وہ ناریل پانی پیا کریں روزانہ 1, اور اس میں 1 گرام گون مورنگا کے ساتھ لیں روزانہ 1 بار. تو ان کو فائدہ ہونا ممکن ہے. تیسرا سوال میں سمجھ نہیں سکا. بچی کو گلے میں گانٹھ ہے,
कुछ ऐसे ग्लैंड्स हैं। ठीक है, और देखिए गांठें ये खून की कमी से भी होती है। अगर खून की कमी हो तो उसका इलाज कराएं। और कभी कभी ये इससे टीबी से भी होती है, तो उसका एक चेकअप करा लें। जो जरूरत हो वो इलाज कराएं, तब उनको फायदा मिलेगा। जी, शहाबुद्दीन भाई क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। हाँ, सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र करते हुआ आपका भी शुक्र अदा करना चाहता हूँ हकीम साहब। 24-25 पेशेंट हमारे पूरे आपके नुस्खों से और दवाइयों से आराम हो गए। अल्लाह का फजल करम है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हाँ, और मेरे 2 सवाल भी है हकीम साहब। जी भाई, पहला सवाल बताइए। पहला सवाल, हमारी बहू 5 महीने का बच्चा है, उसको दूसरी बार सिजेरियन हुआ, वो क्या उसको काला गोंद अब खिलाए तो चलता क्या नहीं, ये बताइए। ठीक है और दूसरी बात, मुझे खुद जी, हाँ वो पेशाब की थोड़ी तकलीफ है मेरे को, गांठ है बोलती हूँ पेशाब की थैली में, उसके लिए क्या इलाज है बताइए हकीम साहब। ठीक है जी हकीम साहब। हाँ, आपने सवाल किया बहू से मुतालिक, तो उनको आप गौसिया दे सकते हैं रोजाना 1 खुराक या 2 खुराक खाने के बाद, और दूध से दें तो ज्यादा फायदा करेगा, क्योंकि अभी बच्चा छोटा है और उनको दूध की जरूरत भी होगी। और पेशाब के ताल्लुक से, गांठ के ताल्लुक से 1 चुटकी गोंद चिलगोजा खाएं, और 1 चुटकी सोडा, जो मीठा सोडा या खाने का सोडा या बेकिंग पाउडर कहते हैं, 1 चुटकी पानी में मिला के, इससे आप गोंद चिलगोजा खाया करें रोजाना 1 दफा या 2 दफा, तो आपकी परेशानी अच्छी होना मुमकिन है। और बहुत कामयाबी की बात है कि आपने कमोबेश 25 मरीजों तक इसकी शिफा पहुंचाई, दवा पहुंचाई। अल्लाह आपको इसका अजर जरूर देगा। जी इंशाल्लाह। हकीम साहब, आपकी आवाज़ आज बहुत आहिस्ता पहुंच रही है, अगर थोड़ा सा मज़ीद आपकी आवाज़ में बुलंदा हंगी आ जाए तो समातों में नूर उतर आए। इरफाना साहिबा से मुखातिब है। जी इरफाना साहिबा, बताइए क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू आप दोनों को। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, मेरे ना 4 सवाल हैं। पहले तो शुक्रिया हकीम साहब, वो गोल चिलगोजा जो मैंने मंगवाया था ना, वो आ चुका है, अभी कल परसों ही आया है। तो उससे मेरे को रहनुमाई चाहिए। मेरी 38 इयर्स है, तो उसको कैसे क्या लेना है एक बार मैंने कहा कंफर्म कर लें। और वो एकदम डब्बा खोला तो ये कंफर्म करना। हकीम साहब कुछ दरियाफ्त कर रहे हैं इरफाना साहबा। जी हकीम साहब, गोंद चिलगोजा किस मुतालिक लेना है आपको, किस बारे में, किस बीमारी से वाबस्ता? अच्छा, आपने गोंद चिलगोजा किसके लिए मंगवाया है और क्या बीमारी? जी ये मतलब मेरे इसमें दर्द था ना, ये हाथ वगैरह में इसमें दर्द था, पुरानी चोट थी, तो जब उन्होंने रहनुमाई की थी उसके लिए। ठीक है, दूसरा सवाल बताइएगा। हाँ, दूसरा ये है कि ये मेरी बेटी है, तो मैम उसको मतलब उस टाइम पीरियड्स के टाइम मैंने कभी सुना नहीं, फर्स्ट टाइम सुना है, तो फर्स्ट और सेकंड डे उसको है ना वॉमिटिंग होती है। ठीक है, हाँ। तीसरा सवाल आया तो उन्होंने कुछ वो दिया ट्रीटमेंट, फिर सही हो गया, लेकिन उसको मतलब रेगुलर होता है, हर मंथ 1-2 दिन वॉमिटिंग होती है, कुछ खाती भी नहीं है, पता नहीं क्या होता है। बच्ची की उम्र बताएंगी आप? हाँ जी, बच्ची की उम्र है 16 इयर्स। 15 इयर्स, ठीक है। हाँ 16, ठीक है। और तीसरा मेरा ये है सवाल है कि ये जो मुल्तानी मिट्टी हम वगैरह यूज करते हैं, तो ये कभी कभी खा सकते हैं क्या? जैसे प्रेग्नेंट वुमेन वगैरह खाती हैं, बहुत सी, ज्यादा नुकसानदेह तो नहीं है ये? लेकिन ऐसा क्या है जो मुल्तानी मिट्टी खाने की ख्वाहिश हो रही है? होता है ना, बहुत सी नुकसान तो होते हैं इसके। बहरहाल हकीम साहब कुछ मुतबादिल अच्छा सा बता देंगे। चलिए चौथा सवाल।
चौथा सवाल ये है कि जब आपका प्रोग्राम आता है एक और सेहत और हिम्मत, तो उसमें आपने एक इम्तितात वर्ड बोला था, इम्तितात ऐसा कुछ वर्ड बोला, उसका मायने क्या है? इनक़िबाज़ कहा होगा? हाँ, इम्तितात, पता नहीं कुछ ऐसा ही वर्ड बोला था आपने, तो उसके मायने क्या है? थोड़ा सा और बताइए, किस तनाजुर में कहा था, किसी खुशी में अगर कहा था? ये तो लास्ट में जब एंडिंग कर रही थी ना, आप प्रोग्राम को खत्म कर रही थी उस दौरान। इम्बिसात कहा होगा। इम्बिसात खुशी से के मफहूम में आता है, जैसे फरहत है, इम्बिसात है, खुशी है, तो ये उस कबीले का लफ्ज है। इम्बिसात का मतलब होता है खुशी, फरहत, मसरत। बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हकीम साहब, हमारे नाजरीन देखें कहाँ कहाँ नजर रखते हैं और हम कहाँ कहाँ उनके गिरफ्त में होते हैं। बहुत शुक्रिया इरफाना, आप अपने सवालात के जवाबात सुनिए। जी हकीम साहब, दर्द के लिए गोंद चिलगोजा क्या दुरुस्त है ये? देखिए, शायद वो गोंद स्याह होगा। दर्द के लिए गोंद स्याह है, या तो आप गलती से कह रही हैं या कोई और बात है। ये आधा ग्राम खाना होता है, लेकिन गोंद स्याह। और अगर ये गोंद चिलगोजा है तो ये एक चुटकी ही खा सकते हैं। ये काफी तेज होता है और एक दिन में 2 बार खा सकते हैं। अच्छा, बच्ची को या किसी को भी जब शिद्दत ज्यादा होती है दर्द की, तो हर किसी को उल्टी आती है, तो उसको ज्यादा शिद्दत से आती है ये तकलीफ, तो उस वक्त में उस बच्ची को पैरासीटामोल या कोई दर्द की दवा एक ले लिया करे तो वॉमिट नहीं होगी। और जैसे जैसे बच्ची बड़ी होगी तो इसमें तखफीफ हो जाएगी इसकी तकलीफ में, और ये बगैर दवा के भी अच्छी हो सकती है। और मुल्तानी मिट्टी का मसला है हकीम साहब। हाँ, दरअसल ये जिसको रास आ गई उसको बड़ी अच्छी लगती है, बड़ी सौंधी खुशबू होती है, लेकिन ये ज्यादा खाने से हमारा लीवर ऐसा काम करने लगता है कि हमारा चेहरा पीला पीला नजर आने लगता है। तो ज्यादा ना खाएं, अगर खाएं तो। और ऐसे लोग जिनको भी मुल्तानी मिट्टी या चौक या खरिया या मिट्टी खाने का मामला हो, तो वो अगर कैल्शियम खा लिया करें तो ये आदतें छूट सकती है। और कैल्शियम की कमी जिनको होती है उन लोगों को ये आदत पड़ जाती है। जी, आयशा साहब बताएं बहन, आपका सवाल क्या है? वालेकुम। 3-4 दिन पहले एक बहन का कॉल आया था आपके पास में, सेब का छिलका चेहरे पे लगाने से उनके चेहरे के काले धब्बे चले गए बोलते। हाँ। तो इससे पहले मैं हकीम साहब से भी सुनी थी ये बात। तो अभी वो सेब के छिलके के बारे में, मेरा भी चेहरा थोड़ा काला सियाह हो रहा, तो वो लगाना कैसा लगाना, थोड़ा आप फिर जरा वाज़ेह कर दीजिए तो बेहतर होगा। और सेब का छिलका आपकी कंपनी में मिलता क्या, ये भी मालूम? जी, पीना भी क्या, पानी में डाल के पीना, चेहरे पे लगाना, कैसा कैसा करना, जरा आप तफसील से बता दीजिए, मेरा चेहरा काला पड़ रहा। बेहतर सुनिए। वालेकुम अस्सलाम। जी, हमारी कंपनी सेब का सिरका नहीं बनाती हमारी कंपनी, लेकिन इससे भी अच्छे सिरके बनाती है। जैतून का सिरका आप ले सकते हैं और ये उससे भी ज्यादा फायदेमंद है। जैतून का सिरका या कलौंजी का सिरका उससे भी ज्यादा फायदेमंद है। अच्छा, ये चेहरे की जिल्द में जो स्याही माइल हो जाती है उसके गंदगी को फौरी तौर पर दूर करता है। और अगर अंदर से कुछ परेशानी है तो उसके लिए अलग इलाज है। तो ये आप इस्तेमाल तो कर सकते हैं बगैर पानी मिलाए। ये कॉटन में भिगोकर अपने पूरे चेहरे पर, आंखों को छोड़कर सब जगह लगाएं और थोड़ी देर पंखे के सामने बैठ जाए तो पंखे भी चलने लगे तो ये खुश्क हो जाता है और चेहरे को एकदम ऐसा टाइट कर देता है। ये ओरिजिनल एसिड है, कुदरती, जो जैतून का सिरका है या कोई भी सिरका है, वो एक एसिड है जो तमाम गंदगी को लेकर निकल जाता है। फिर एक बार और लगाएं और फिर पंखे के सामने बैठे
تو ساری گندگی یہ اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے. پھر آپ پانی سے دھوئیں گے چہرہ تو فوراً اس کو صاف ہونا ممکن ہے. عمر رسیدہ اگر آپ عمر رسیدہ بھی نہیں 40-45 سال سے زیادہ کی ہیں تو ایک کیلشیم ایک ہفتے میں یا 2 کیلشیم ضرور کھایا کریں. اس سے بھی چہرے پر نکھار آنا ممکن ہے. ایک فیمیل کالر ہے, اپنا نام نہیں بتانا چاہ رہی. بہن سوال بتائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ذرا بلند آواز سے. جی ہم یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ ہمارے ہسبینڈ کو جو اسٹنٹ ڈلا ہے تو حکیم صاحب نے نمک زیتون بتایا تھا کھانے کو, سوڈا, تو ہم نے کہا کہ اس کے کھانے سے جو اسٹنٹ رہتا ہے اس پہ تو کوئی افیکٹ نہیں ہوگا. اور دوسرا سوال میرا ایک اور ہے حکیم صاحب سے کہ ہمارے شوہر بہت کمزور ہو گئے ہیں, ان کو کوئی بھی چیز جیسے کھانے کو دیتے ہیں طاقت کی کوئی بھی چیز تو ان کو احتلام کی شکایت ہو جاتی ہے, یہ ضرور بتائیں حکیم صاحب. عمر کیا ہے ان کی؟ ان کی عمر ہے قریب 63. حکیم صاحب ان کی بات پہنچ گئی آپ تک؟ جی جی بہتر. جی ویسے دیکھیے احتلام بڑوں کو ہو یا چھوٹوں کو ہو اس کے لیے ایک بڑا اچھا نسخہ ہے, اور وہ خواتین کے لیے بھی ہے. جو خواتین سفید پانی یا وائٹ ڈسچارج یا سیلان جن کو ہوتا ہے, اور بچوں کو بھی ہوتا ہے دھاتو روگ جسے ہندی میں کہتے ہیں. اور بہت ضروری اجزاء ہمارے پیشاب کے راستے نکل جانے کو جریان کہتے ہیں, جس سے مردوں میں بہت کمزوری آ جاتی ہے. اور زیادہ احتلام یعنی کثرت احتلام سے بھی یہی نقصان ہوتا ہے. اس بات کو شیئر نہیں کر پاتے اکثر خواتین اور حضرات. تو ایک چمچ یا 2 چمچ اسبگول کی بھوسی دودھ میں ملا دیں, اور اپنی ضرورت کا میٹھا بھی کر سکتے ہیں جن کو ڈائبٹیز نہیں ہے. اور ایک چٹکی میں جتنا گوڑ چلگوزہ ہے وہ اس میں ملا کے روزانہ ایک بار کھا لیا کریں. اس سے قوت باہی میں بھی اضافہ ہوتا ہے, اور احتلام کو تو ایک دم ٹاکا سا لگا دیتی ہے. احتلام ہو, جریان ہو, سیلان ہو, یہ دنیا کا تیز ترین نسخہ ہے. بس اتنا سا ہی لیں, انشاءاللہ ان کو فائدہ ممکن ہے. جی اور انہوں نے نمک سوڈا, نمک زیتون اور کھانے کا سوڈا ان کا ذکر کیا ہے کہ یہ کھانے سے انہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہوگی؟ دیکھیے یہ جو اسٹنٹ ڈالتے ہیں تو وہ ایک سمجھ لیجیے آپ کا نرو جو ہے, نس جو ہے, دل کی رگ جو ہے اس میں ٹوٹل طور پر چربی بھر گئی اور اس سے خون آتا جاتا نہیں. تو انہوں نے ایک سمجھ لیجیے پائپ ڈالا جس سے خون کا دوران چل پڑا تھوڑا تھوڑا. یہ پوری صاف نہیں ہوئی ہے تو اس سے اس کو کوئی نقصان نہیں ہوتا, بلکہ مزید جو دل کی رگیں ہیں ان میں بھی چربی بھری ہوتی ہے یا ہونے والی ہوتی ہے. جس کو یہ عمل ہوتا ہے تو پھر تمام رگوں میں ہوتا ہے. تو یہ ایک تو اس کو دوبارہ چربی نہیں بھرنے دے گی, اور جس کو بھی اسٹنٹ پڑتا ہے اس کو دوبارہ یہ پریشانی ہو جاتی ہے 2-4 سال میں, تو پھر وہ بلاک ہونے لگتا ہے. یہ اچھا نسخہ ہے, آپ انہیں استعمال کرا سکتے ہیں. زہرا صاحبہ فون لائن پر موجود ہے. مسرت صاحبہ تھوڑا سا انتظار, آپ سے بھی بات کریں گے. جی زہرا صاحبہ سوال بتائیے. جی بہن السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی صاحب کو بھی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی بہن آپ لوگ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. جی آج کا قصہ کا سب کوئی جواب نہیں ہے, کوئی مثال نہیں ہے. دین اور دنیا کا لیے آنکھ کھول دیتے ہیں. ایسا ایسا قصہ سناتے ہیں ہم کو, کبھی خوشی کبھی غم, سوچنے بھی پڑ جاتا ہے ایسا قصہ سن کر. کبھی خوشی بھی ہوتا ہے, ہنسی بھی آتا ہے, دکھ بھی لگتا ہے. شکریہ. لونگ کا تیل جو ہوتا ہے بھائی, تو ہم لوگ کھانا میں ڈال سکتے ہیں. جو کھڑا لونگ ہوتا ہے اس کا بدلی میں ہم لوگ تیل کے آگے ڈال سکتے ہیں کھانے میں. اب کتنا دن میں خراب ہو جاتا ہے لونگ کا تیل. اور میرا سوال اور ہے بھائی, جو زیتون کا تیل ہوتا ہے مالش کرنے والا, کان میں ہم ڈال سکتے ہیں. کتنا دن میں خراب چپچپاہٹ کیسا ہو جاتا ہے.
तब वो क्या करना चाहिए? जोरा साहब दाल में डालने की बात कर रही हैं? नहीं, खाने में लौंग का तेल, गोश्त में जैतून का तेल, लौंग का तेल तो समझ में आ गया। नहीं, कान में जैतून का तेल, कान में, कान लौंग में, का तेल अच्छा में। ठीक है जी। तीसरा सवाल जी, और मेरा भांजी का जो हम दवा पूछे थे भाई साहब से, कल हम फोन किए थे, एक डॉक्टर बहन हमको बताई कि पानी खौला कर और उसमें नमक जैतून डालकर उसको ठंडा करके इसी तरह कुछ बताई पीने होगा। तो इस तरह हम सुने, हमको क्या इस तरह खाने होगा? नमक जैतून अगर जो मंगाए भांजी के लिए, इस्लाम में मुश्किल होता है उनका, हमको इसी तरह समझ में आया। आप जरा अच्छा से समझा दीजिए भाई। बेहतर जी हकीम साहब। पानी को खौलाना जरूरी नहीं है, आप सादे पानी में भी ले सकते हैं और गर्म पानी में भी ले सकते हैं। नमक जैतून को किसी भी तरह लें, आपको फायदा मुमकिन है। अच्छा, कान में तेल डालना उस वक्त बेहतर है जब आपके कान में मैल जम गया हो और किसी सूरत ना निकल रहा हो, तो आप कोई भी तेल डालेंगे, नारियल का तेल या जैतून का तेल, तो ये उसको नरम कर देता है। फिर रुई सीख से उसे निकाल कर आप अपना फायदा उठा सकते हैं। और क्या सवाल था? और लौंग का तेल ये इस्तेमाल किया जा सकता है खाना बनाने में? और खाना बनाने में इसे इस्तेमाल नहीं होता, ये काफी तेज होता है। एक्चुअली लौंग में तेल नहीं होता, लौंग का तेल बनाया जाता है तरकीब से कि तेल को गर्म करके उसमें लौंग डालकर उसे जला दिया जाता है, लौंग को बिल्कुल जला दिया जाता है, तो लौंग के असरात तेल में आ जाते हैं और फिर उस तेल को इस्तेमाल किया जाता है। तो आप खाने में इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि ये फिर बहुत तेज हो जाएगा। अपनी जरूरत की लौंग ही खाने में आप डाल दिया करें तो वो बेहतर है। जी, मुसर्रत साहबा क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा एक सवाल है, मेरे शौहर हैं, उनका फूड पाइप जो है वो सिकुड़ गया है, उनसे खाना बिल्कुल नहीं खाया जा रहा है, लिक्विड देते हैं, और ये ऑपरेशन की वजह से वहाँ उनके लंग्स के ऑपरेशन हुए थे, हवा भर गई थी लंग्स में, तो उसकी वजह से हुआ है ये। अब डॉक्टर बताते हैं एंडोस्कोपी करा लीजिए, तो आप वो कराएंगे, देखिए क्या होता है। इससे पहले आप अपनी कोई रहनुमाई दे दीजिए। बेहतर जी हकीम साहब। और देखिए, एंडोस्कोपी तो एक ऐसा अमल है जो अंदर कैमरा डाल के उसकी सूरत हाल देखने की अमल है कि वो किस शक्ल में है आपका फूड पाइप। अच्छा, जब ये ऑपरेशन होते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ खानी पड़ती है जो खुश्क करती है हमारे जिस्म को, हमारे फूड पाइप को, हमारे आज़ा को। तो थोड़ा इंतज़ार अगर कर ले आप तो बड़ा अच्छा है, वरना एक नुस्खा भी है, ये अलसी को हल्का सा भूनकर पाउडर बना लें, अलसी को हल्का सा भूनकर पाउडर बना लें और 1 चम्मच अलसी खाएं और 1 चुटकी नमक जैतून के पानी से खाएं और दिन में 2 दफा खाएं। इस नुस्खे में ये फायदा है कि ये हमारे पाइप्स को, नसों को और हमारे जिस्म में ज़रूरी फ्लेक्सिबिलिटी यानी जो गुंजाइश होती है उसको फायदा पहुंचाने में अच्छा माना जाता है। जी, मेहरुन्निसा साहबा हमारी अगली कॉलर, बताएं क्या सवाल है आपका? मेहरुन्निसा साहबा हमें सुन पा रही हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं हकीम साहब का सियाह गुण इस्तेमाल कर रही हूँ। अब मेरे को पैरों में और घुटनों में शिद्दत इख्तियार किया हुआ है। कितने दिन हो गए दवा इस्तेमाल करते हुए, गोंद से इस्तेमाल करते हुए कितने दिन हुए? तकरीबन 1 महीने के करीब हो रहा है शुरू करके। मैं शुरू में मेरे को आराम दिखा,
لیکن اب یہ کیفیت ہے، یہ ہو گئی. اور ایک کیفیت کیا ہے باجی، ایک بچی ہے 29 سال کی، اس کو کیا شکایت ہے، ہارٹ بیٹ بڑھ گئی بولے ڈاکٹر صاحب. تو اس کو اس کا نام SBT دیے، گولیاں تجویز کریں. تو میں ڈاکٹر صاحب سے مشورہ کرنا چاہ رہی ہوں کہ یہ کیا ہوتا ہے، یہ آپریشن کرانا اس کو ضروری ہے کیا، یا کیا استعمال کرے تو کم ہوتا ہے، بلکہ پوچھنا چاہ رہی ہوں. حکیم صاحب بچی کے تعلق سے کچھ جاننا چاہیں گے؟ اور ہاں بچی کے تعلق سے مشورہ بھی کرنا چاہ رہی ہوں. بہتر، سنیے گا. ہارٹ بیٹ دیکھیے اگر 100 سے زیادہ ہے تو فکر کریں، 100 سے کم ہے تو فکر نہ کریں. اچھا یہ کبھی کبھی بڑھ جاتی ہے ایسے حالات میں جب مینسز ہوتے ہیں، اگر اس وقت پہ بڑھتی ہے تو تھوڑی سی بڑھ ہی جاتی ہے. اور اس کے لیے آپ نسخے بھی لے سکتے ہیں. ایک تو لوکی، آپ جانتے ہوں گے لوکی، تو لوکی کثرت سے استعمال کرائے بچی کو. اور بھی زیادہ لوکی نہ کھا پائے تو لوکی کا جوس نکال کر 2-4 چمچ صبح 2-4 چمچ شام بچی کو پلائے. اور پھر اس کی ہارٹ بیٹ ایک دن میں 4 بار آپ اس کو مارک کریں، مطلب چیک کریں، اور اس میں فوراً تخفیف ہوتی ہے اور لمبا علاج کرنے سے بچی کو فائدہ ممکن ہے. آپ کا گونسیا سے دیر سے درد میں اضافہ ہوا، آپ 5 دن تک درد کی دوا ساتھ میں لیں اور یہ گونسیا اسی طرح لیتے رہے. ویسٹرن ٹوائلٹ یعنی مغربی تہذیب کا ٹوائلٹ استعمال کریں، اور یہ گونسیا ختم ہونے تک آپ کو نفع پہنچانے کی طاقت رکھتا ہے. ساحرہ صاحب کیا سوال ہے آپ کا؟ ہمیں سن پا رہی ہیں؟ ہیلو جی ساحرہ، السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں شاہدہ بول رہی ہوں مراد آباد سے. استقبال ہے آپ کا، بتائیں کیا سوال ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ میرے بھائی کی کمر میں درد ہے اور وہ گونسیا لیتے ہیں، 1 سال ہو گیا لیتے ہوئے، اور انہوں نے اخروٹ تراش منگایا تھا تو وہ اندر ڈبہ کھولا تو سوکھا ہوا نکلا کہہ رہے تھے. ٹھیک ہے، تو کھانا چاہیے یا نہیں، یہ پوچھنا تھا. درد کیسا ہے ان کا؟ درد تو ان کا ٹھیک ہے ماشاء اللہ سے، کیونکہ 1 سال ہو گیا گونسیا کھاتے ہوئے انہیں، اور انہوں نے بہت لوگوں کو بھی کھلایا ہے، ان سب کو فائدہ ہے، جتنے لوگوں کو دیا ہے فائدہ ہی ہے. میرا سلام پیش کرے اور بہت شکریہ کہ انہوں نے لوگوں تک یہ پہنچایا. ہم یہی چاہتے ہیں کہ اگر کسی نسخے سے کسی کو فائدہ پہنچ جائے تو وہ اپنے سے آگے تک یہ نسخے پہنچا دے، کیونکہ لوگ بہت تکلیف میں ہیں اور انہیں اچھا علاج نہیں مل پاتا. تو ہمارے ساتھ جڑے رہیں. اور ہاں وہ سوکھ سکتا ہے، اس کو آپ گرم کر کے پگھلا بھی سکتے ہیں اور اس میں تھوڑا سا شہد ملا کر اسے نرم بھی کر سکتے ہیں. استعمال کریں، فائدہ ہونا ممکن ہے. جی ندیم بھائی استقبال ہے آپ کا. ندیم بھائی سن پا رہے ہیں آپ؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرمائیے. جی باجی مجھے 2 سوالات کرنے ہیں. ہاں پہلا سوال یہ، ہماری بیٹی جو ہے وہاں ہاسٹل میں رہتی ہے تو اس کے ٹانسل ہو گئے تھے. اب یہ بچیاں جو ہے لاپرواہی کرتی ہیں، اکثر جو ہے کھٹا ہے ویسا کھا لیتی ہیں، اکثر عموماً کھانے کی عادت ہوتی ہے ان کو، تو اس کی وجہ سے ایسا ہے پک جاتے ہیں نا ٹانسل. تو وہاں باہر جو وارڈن انہوں نے ان کو دکھایا ڈاکٹر صاحب کو، تو انہوں نے بتایا کہ یہ اندر سے چھل جاتے ہیں نا، آنسر ٹائپ بنا سکتا، اس طرح کی بات ہے. تو اس کے لیے کیا علاج کریں؟ ابھی تو 1 ہفتہ ہے اس کا ایگزام چل رہا ہے، واپس لانے میں اس کو جو ہے وہاں سے. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ ہمارے ماموں ہیں، کافی آپ سے بات کرنے کے لیے بیچارے کوشش میں ہے، بہرحال ہو جائے گی ان کی بات. تیسرا سوال میرا یہ ہے باجی کہ یہ جو ہے ایک کتاب ہے، میرے دوست ہیں بہت عزیز دوست، رنگ ان کا جو ہے سانولا رنگ ہے. انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ مجھے جو ہے کچھ سا فولاد تیار کر کے دو، آپ اپنے ہاتھ سے جو ہے ایماندار کرتے ہیں.
तो मेरे लिए ऐसा हो गया जैसे दर्द सर के वास्ते चंदन लगाना है मुझे और लगाना, दर्द सर से कम नहीं। तो मैं क्या करूँ, ये इम्तहान की घड़ी है, इसमें मेरी मदद करें हकीम साहब जो है, मैं उनको किस तरह से कुछ बना कर दूँ। और ये रक्त जो है उस टाइम पर चलता नहीं होगा, जब जून का महीना होगा जब दूध तैयार हो पाएगा, जब तक जो है सब वाला, तो वो रक्त के साथ ही लेना है। जब तैयार हो जाए मैं तैयार तो करूँगा उनके लिए, और ताकि उनका अच्छा हो सके। क्योंकि लोग जो है रंग से रिश्ता करते हैं, वैसे अच्छी बात लगे तो माजरत के साथ। और दुआ करें सभी मरीजों के लिए, सभी मरीज आपके लिए दुआ कर रहे हैं, और अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सभी मरीजों को 95% की वाक़ा है। माशाअल्लाह। नदीम भाई, जुए शीर लाने से कम नहीं है ये कुश्ता फौलाद तैयार करना। बाकी तो हकीम साहब बताएंगे। जी हकीम साहब। नहीं, आपका इम्तिहान ले लिया आपके दोस्त ने। दोस्ती इम्तिहान भी तो लेती है ना हकीम साहब। दोस्ती तो अहदे वफा है, दोस्ती का मफहूम जो है बहुत बलीग है। अहदे वफा है दोस्ती। ये जब आप बनाएंगे तो आपकी दोस्ती और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। और ये बनाने वाले को दिमाग बड़ी तेजी से काम करता है। अच्छा, दिमाग के लिए बहुत अच्छा है, बालों के लिए बहुत अच्छा है, सेहत के लिए बहुत अच्छा है, और रंग साफ करने के लिए बहुत अच्छा है। इसको रस से लेना बेहतर है, नहीं तो दूध से भी ले सकते हैं। काबिज बहुत होता है, कब्ज करता है, तो रस या दूध इसको कब्ज को तोड़ देता है। और भी रास्ते हैं इसके। इसका एस्टेक आता है, आंवले का एस्टेक, यानी इसके पानी का सूखा हुआ रूप, तो वो भी ले सकते हैं। वो जरा जल्दी तैयार हो जाता है, तो उसमें तो अलग से लिक्विड डालना पड़ता है, पानी या एसिड डाल देते हैं, जैसे नींबू का रस डाल देते हैं, क्योंकि वो तो खुश्क होता है, और फिर उसे रगड़ते हैं। लेकिन रगड़ना बहुत जरूरी है कुश्ता फौलाद को, और ये इसको आप इस्तेमाल करेंगे तो एक बहुत अच्छा एक नुस्खा तैयार होगा। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, और ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल जी सलाम को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।